नमस्कार मित्रों। आइए पंचांग पढ़ना सीखे श्रृंखला में ये 10वां लेक्चर है। और आपसे जैसे मैं हमेशा ही अनुरोध करती हूँ कि अपना पंचांग एक पेंसिल और कॉपी को पास रख लें, जिससे अगर कुछ आप नोट्स बनाना चाहें तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं विश्व विजयी पंचांग, जो दिल्ली के रेखांश और अक्षांशों पर आधारित होता है। आज हम जो पेज इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 40। यहाँ पर मैं इस पंचांग को जब पढ़ना सिखा रही हूँ तो आपको मैं पेज वाइज पढ़ा रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कोई पेज कभी कोई पेज मैं लेती हूँ, और उस पेज के बारे में कि उस पेज पर आपको क्या समझना है, क्या लिखा है और किस तरह से बताया गया है, वो मैं आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पर इस पेज नंबर 40 पर आप देखोगे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। जैसे एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम। पहले कॉलम की बात करें तो यहाँ लिखा है मार्गी वक्री। दूसरे कॉलम पे भी लिखा है मार्गी वक्री। तीसरे कॉलम पे भी लिखा है, तीसरे कॉलम पे क्या लिखा है, उदय और अस्त। चौथे कॉलम पे भी उदय अस्त, और पांचवे कॉलम पे भी लिखा है उदय अस्त। ठीक है। अब इनका क्या मीनिंग है? ठीक है। मार्गी होना, वक्री होना, और नीचे देखो ग्रहों के नाम लिखे हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। हम लोग भारतीय ज्योतिष में हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को यूज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ राहु केतु को मिलाकर 9 ग्रह होते हैं। राहु केतु ऑलरेडी वक्रीय चलते हैं, तो हम यहाँ पर राहु केतु की बात नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जिन जिन ग्रहों की बात नहीं करेंगे वो होगा हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। तो यहाँ से भी प्लूटो और नेपच्यून को और हर्षल को मैं कट लगा देती हूँ। ठीक। तो अब बात आती है कि ये मार्गी वक्री क्या होता है। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब हम लोग ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि ज्योतिष के 3 स्कंध हैं। और वो 3 स्कंध हैं गणित, संहिता और होरा। अब गणित स्कंद जो होता है उसमें हम खगोल और उससे संबंधित गणनाएं करते हैं, सीखते हैं। संहिता स्कंद में हम सामान्य फल विज्ञान, ठीक है, मतलब उसके सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। होरा स्कंद में हम जन्म कुंडली की विवेचना करके फलित कहने का काम करते हैं। अब तीनों स्कंदों में आप डिफरेंस देखिएगा कि पहला स्कंद है गणित, कि आकाश में जो ग्रह हैं वो कितने कितने डिग्री पे हैं, उनके गोलाकार स्थिति है, और वहां पे वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रखा है, कौन से पाथ पे वो घूम रहे हैं, कौन सा तारा कहाँ पर है, वो कितने डिग्री पर है। तो ये जितना भी मैथमेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें डिग्री, एंगल, ये सारी बातें आती है, उसको कहा जाता है गणित स्कंध। जैसे भारतीय ज्योतिष में जो वैदिक ज्योतिष है उसमें सूर्य सिद्धांत को एक बहुत बड़ा गणित स्कंध का ग्रंथ माना गया है, जिसमें गणित आकाश के गणित को हम समझ सकते हैं। दूसरा आता है कि फिर उस गणित को समझने के बाद कुछ नियम लागू किए होंगे ना, कुछ सिद्धांत बनाए होंगे, जिनको ऋषि मुनियों ने, हमारे, हम तो उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं, हम तो उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, जो धरती पर बैठकर ही सारी आकाश को देख पाए, समझ पाए, उनके एंगल्स को जान पाए। और वो उन सिद्धांतों को उन्होंने बुक्स में लिख दिया। कौन कौन सी बुक्स? जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, और बहुत से क्लासिक्स के नाम आपको आते हैं। ठीक है। तो उससे सिद्धांत बनाए गए, पहले उसके गणित को समझा गया कि ये एंगल है, ये लोकेशन है, ये ऐसे मूव करते हैं, इनका मूवमेंट ऐसा है, ये ग्रहण लगा है, हर ग्रहण क्यों लगा है, इन सभी चीजों को फिर लिखा गया और उनके सिद्धांत बनाए गए। उन घटनाओं को ऑब्जर्व किया गया कि ये रिपीटेडली ऐसे होते हैं, फिर उनके प्रिंसिपल्स बनाकर
उनको किताबों में लिखा गया। ठीक है। फिर काम आया कि अब उनको लिख दिया, अब क्या करें? अब फलित करें। फलित का क्या मतलब हो गया कि उन चीजों का जो आकाश में परिवर्तन हो रहे हैं, उनका मानव जाति पर, पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे, जंतु, सभी पर क्या असर आ रहा है। वही तो फलित है। फलित का क्या मतलब है? फलित को ही होरा स्कंद बोला जाता है, होरा स्कंद, जिसका संबंध होता है जन्म कुंडली और व्यक्तिगत भविष्यवाणी से। अगर आपके पास कोई अपनी जन्म पत्री लेकर आता है माना, तो आप उसको ये थोड़ी समझाने लगते हो कि क्योंकि सूर्य फलाने एंगल पे है, चंद्रमा के साथ ऐसे त्रिकोण में बैठा है, और राहु उसको देख रहा है, या फिर शनि और मंगल षडाष्टक लेकर बैठे हुए हैं। ये सब आप गणित नहीं समझाते हो, आप बात करते हो कि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिसका फलित आपके ऊपर अच्छा है या फिर बुरा है। तो आप वहां पर आप गुड और बैड सिचुएशन को बता देते हो। तो देखा जाए तो गणित के बिना संहिता नहीं हुई, और संहिता के बिना आप होरा नहीं कह सकते। ठीक है। अब इतनी चीज मैंने क्यों कही? क्योंकि जब हम मार्गीय और वक्रीय स्थिति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली उसके पीछे का गणित, कि उसके पीछे का गणित क्या है, और वक्रीय होने के पीछे का गणित क्या है, या उदय होने के पीछे का गणित क्या है, और या अस्त होने के पीछे का गणित क्या है। देखिए, ज्योतिष को हमेशा, एक अच्छे ज्योतिष को हमेशा इन तीनों स्कंधों में निपुण होना ही पड़ेगा। कोई अगर ये कहे कि मैं तो केवल भविष्यवाणी सीख लूं, केवल फलित सीख लूं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं गणित प्रिंसिपल्स के बिना फलित नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि वक्रीय ग्रह होते क्या हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगी। वक्रीय ग्रहों के बारे में जो डिटेल वीडियो होगा वो नेक्स्ट बनाएंगे जरूर। वक्रीय ग्रह का अर्थ है पीछे की ओर गति करने वाला ग्रह। ज्योतिष में जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर, देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है वो भू केंद्रीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि सूर्य भी। तो जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य गति से उल्टी दिशा में चलता हुआ, यहां देखिए शब्द आएगा, प्रतीत होता है, तो उसे वक्रीय कहा जाता है। एक्चुअल में वो उल्टा नहीं हुआ, लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे बने जिससे ऐसा लगा कि ये वापस आ गया, उल्टा चलने लगा। और यह स्थिति ग्रहों के वास्तविक गति में परिवर्तन के कारण नहीं होती, बल्कि पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न एक भ्रम होता है। ठीक है। जब आप वक्रीय ग्रहों का गणित पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि वक्रीय ग्रह एक्चुअली क्या ऐसा एंगुलर डिस्टेंस बन जाता है, क्या ऐसा एंगल बन जाता है जिसकी वजह से ग्रह उल्टा चलता हुआ महसूस होने लगता है। अब आता है कि हम क्यों पढ़ते हैं इनके वक्रीय ग्रहों को। ठीक है, उल्टा चल रहा है तो चलने दो। एक्चुअली जब इसका होरा कहा जाता है, यानी कि फलित कहा जाता है, तो ये माना गया है कि वक्रीय ग्रहों की जब दशा आती है ना किसी जातक पर, तो कुछ विशेष परिस्थितियों का जातक को सामना करना पड़ता है। अगर शुभ ग्रह वक्रीय होते हैं तो वो अच्छे फल मिल सकते हैं, जबकि अशुभ ग्रहों के वक्रीय होने पर हानि या पूरे बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, ऐसा फल हो रहा सिद्धांत कहता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम वक्रीय ग्रहों की एक वीडियो अलग से बात बनाएंगे। अब आती है बात अस्त होने की। देखिए, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाए, अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि आप किसी सड़क पे खड़े हैं और अचानक से आपके सामने एक गाड़ी आ जाए जिसकी फ्लैश लाइट, जो हेडलाइट है, उसका फोकस डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चला कौन रहा है एक्चुअली। जब वो लाइट को ऑफ करेगा
तब आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हैं। ये स्थिति आपने समझी होगी। तो इसी तरह से आप समझिए कि जब सूर्य के बहुत पास कोई ग्रह आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। अब वो समझ, यहाँ पर जो मैंने शब्द यूज किया कि वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, अर्थात ये है कि वो फल देने में नाकामयाब हो जाता है शायद, है ना। अब पहले उस चीज को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कुछ ग्रहों के यहाँ पे मैंने डिग्री लिखी है। जैसे बुध 13 डिग्री पर, बुध 13 डिग्री पर अस्त होने का मतलब ये है कि सूर्य, अगर सूर्य की जो भी डिग्री है और बुध की जो भी डिग्री है, मतलब इनके लॉन्गिट्यूड्स को हमने लिख लिया, और इनके लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस अगर 12 से 13 डिग्री आ रहा है तो मानो कि उससे कम आ रहा है, तो हम ये मानेंगे कि बुध अस्त हो गया। जब ये इस डिग्री को क्रॉस कर जाएगा तो उदय हो जाएगा, तब दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप मानिए कि शुक्र का 9 डिग्री पर होना, गुरु का 11 डिग्री पर होना, शनि का 15 डिग्री दूर हो जाने, दूर होने पर अस्त हो जाते हैं। यानी कि सूर्य और, मानो शनि एग्जाम्पल ले लेते हैं, शनि के बीच में अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच का डिफरेंस है तो मानो कि वो अस्त है। लेकिन जैसे ही 15 डिग्री वो क्रॉस करेगा, दूर होगा, या फिर सूर्य आगे निकल जाएगा, देखो शनि तो धीरे धीरे चलता है ना, तो सूर्य आगे निकल जाएगा तो शनि फिर से उदय हो जाएंगे। अब इसका भी फलित तो कहा जाता है, तो कहते हैं अस्त ग्रह का जीवन में काफी प्रभाव होता है। कुछ कमजोरियां हो सकती हैं उस ग्रह में, कुछ बाधाएं ला सकता है। कैसी बाधाएं? कैरियर में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में। और जब ग्रह उदय होता है, हुआ होता है, तो वो शक्तिमान है, वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है। तो जैसा मैं आपको ये बताने की एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज से, कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं केवल फलित करना सीख लूं, फलित करना सीख लूं, नहीं। गणित और प्रिंसिपल्स को जाने बिना फलित कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो थोड़ा गणित तो जानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो पेज है, 40 नंबर पेज, आइए इस पे आ जाते हैं हम। यहाँ देखिए 2025 के बारे में लिखा है। सॉरी, ये देखिए, यहाँ पेज नंबर 2040 पर मंगल की स्थिति को पहले देख लेते हैं। मंगल 24 फरवरी को इन्होंने लिखा है कि 7:30 पर मार्गीय हुआ, और पूरे वर्ष मंगल मार्गी ही रहेगा। अब बुध की स्थिति को देख लेते हैं। बुध के लिए कहा गया, हम जुलाई में आ जाते हैं। अच्छा, जुलाई, क्योंकि अभी हमारा अगस्त चल रहा है ना, तो हम 18 जुलाई को देखते हैं, जुलाई अगस्त की सिचुएशन। तो 18 जुलाई को बुध 10:15 पर वक्रीय हुआ था, और 11 अगस्त को 1 बजे मार्गीय हो गया। ठीक है, तो ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज जो डेट है 7 अगस्त है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपके पास अगर ऐप डाउनलोडेड है, या फिर आप पंचांग में देखने से भी पता चल रहा है ना, अभी बुध वक्रीय चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वो मार्गीय हो जाएगा, ठीक चलता रहेगा। फिर वक्रीय होगा 9 नवंबर को, और वो 9 नवंबर को वक्रीय हुआ बुध 29 नवंबर तक वक्रीय रह के 29 नवंबर को 23:08 पर मार्गीय होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी कुंडली में तो वो वक्रीय है, तो प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज को गोचर पे भी लगाना होता है। ठीक है, गोचर का भी जब एक वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी गोचर के बारे में। गोचर में भी अगर कोई ग्रह वक्रीय हो रहा है तो ये तो गोचर ही है ना। ये जो हम इस पेज पर देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या कहलाता है? ट्रांजिट है। गोचर जिसको बोला जाता है, ये उस समय की, उस ग्रह की गोचरग्रस्त स्थिति है। तो यहाँ पर इस पेज पर, पेज नंबर 40 पर, हमें ये देखने को पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह कब मार्गीय होगा और कौन सा ग्रह वक्रीय होगा।
अब यहाँ पर ये देखिए, गुरु बृहस्पति के बारे में देखें कि 11 नवंबर को गुरु बृहस्पति वक्रीय हो जाएंगे, और वो वक्रीय चलते 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 अगले साल 11 मार्च को जाके मार्गीय होंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कि कितने समय तक गुरुदेव वक्रीय रहने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से शनि देव को देख लीजिए। शनि देव 13 जुलाई को वक्रीय हुए, और ये जाकर 28 नवंबर को मार्गीय होंगे। यहाँ समय भी दिया गया है कि कब होंगे। ठीक है, और फिर वो मार्गीय ही चलते रहेंगे, यानी कि सीधी चाल से। और अगले साल 27 जुलाई को फिर वक्रीय। ठीक है, आई होप आपको ये मार्गी और वक्री वाली स्थिति समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आता है उदय और अस्त होना। उदय और अस्त होने की मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि सूर्य के बहुत पास आ जाना, सूर्य से थोड़ा दूर हो जाना, है ना। देखिए, मंगल कार्य में ये माना जाता है, जब हम मंगल कार्य करने चलते हैं तो ग्रहों का उदित होना आवश्यक है। ठीक है, मुहूर्त में इसकी बहुत अहमियत है। अब देखिए, मंगल को देखिए, 3 नवंबर को ये अस्त होंगे, और 18 अप्रैल अगले साल उदय होंगे। बुध के लिए भी यहाँ पे उदय अस्त की तारीख है और समय बताया गया है। गुरुदेव को देखिए, 7 जुलाई को ये उदित हुए हैं, लेकिन 15 जुलाई को ये अस्त भी हो गए। 15 जुलाई को ये एक्चुअली इन्होंने 2026 की डेट दी है, तो इसका मतलब है कि अगले साल जाके अस्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस साल ये पहले 11 जून को अस्त हुए थे, 7 जुलाई को उदित हुए, और अब अगले साल, यानी कि अगर 7 जुलाई को उदित हो रहे हैं तो मंगल कार्य गुरु से संबंधित किए जा सकते हैं। कब तक किए जा सकते हैं? अगले साल 15 जुलाई तक उनका ये अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखेंगे। इसी तरह से शुक्र की स्थिति भी बताई गई है कि शुक्र कब उदित होंगे, कब उदय होंगे, ये सारी स्थिति इन्होंने बताई गई। देखो, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो शुक्र का विवाह में बहुत इंपॉर्टेंस है। गुरु का भी है और चंद्रमा का भी है। तो चंद्रमा, गुरु और शुक्र का उदित होना, एक शब्द आता है त्रिबल, त्रिबल देखना। तो त्रिबल देखने में गुरु, शुक्र और चंद्रमा को ही देखा जाता है ना। उसके बारे में भी हम जानेंगे जब हम मुहूर्त करेंगे। मुहूर्त के बारे में भी पढ़ेंगे तो हम ये सब जानेंगे। तो यहाँ देखिए, 2025 में ये 23 मार्च को शुक्र देव की बात कर रहे हैं, उदित हुए। और साथ में व लिखा है ना, व का मतलब वक्रीय भी है। और 12 दिसंबर को ये अस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जब शुक्रदेव अस्त होते हैं तो शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो इसीलिए जब हम लोग आज इस बार बात कर रहे थे कि किसी की शादी की डेट निकाल दें, तो 12 दिसंबर के बाद से तो शादियां हैं ही नहीं, क्योंकि वहां पे शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं। और फिर वो उदित कब होंगे? अगले साल फरवरी में होंगे। ठीक है, तो अस्त होना, उदित होना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है मुहूर्त में। जब आप किसी के शुभ कार्यों के लिए डेट्स निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ग्रह, और खासकर ये वाले ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये उदित है या फिर अस्त है। ठीक है, इनकी स्थिति का जानना बहुत जरूरी होता है। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। और फिर से मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगी कि ज्योतिष के जानकारों को गणित संहिता पहले आना चाहिए, फिर उन्हें फलित कहना चाहिए। देखिए, फलित कहने के लिए आपको नियमों की जरूरत पड़ेगी। वो नियम क्या है? संहिता स्कंध है। ठीक है, उन नियमों को बनाए कैसे गए हैं? वो गणित की मदद से बनाए गए। तो ये तीनों ही कनेक्टेड हैं। आप बिना मतलब फलित नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस आपको गणित और संहिता की एक सही जानकारी ना हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।